गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, होली सेलिब्रेट करके आगे होंगे अपने अपने स्थान पर, जो भी आपका पठन पाठन का स्थान होगा, है ना। हमेशा 5-10 मिनट लेट ज्वाइन करता हूँ क्लास में, नॉर्मल। आजकल तो इतने टाइम से क्लास शुरू होती है, 6 बजे वाली क्लास भी 2 से 3 मिनट में शुरू हो जाती है और ये भी 6 मिनट बाद शुरू हो गई है। उतना बफर तो रखा करो यार, ये वाली क्लास में तो रखना ही पड़ेगा वो 5 से 10 मिनट का बफर ना। बल्कि मेरी कोशिश रहती 5 से 6 मिनट में, 6 मिनट में ये शुरू हो गई थी। ये मैं खुद बहुत कॉन्शियस हूँ इस चीज़ को लेके कि टाइम पे क्लास शुरू हो। और लेकिन वो होता है कि अभी 7-10 के आसपास मैं फ्री हुई हूँ दूसरी क्लास से, तो चाय बनने और पीने में भी इतना टाइम लग जाता है कि 5-6 मिनट लग जाते हैं। टाइम लगता है प्रिंसी, ये जितने भी लोग कह रहे हैं ना 6 बजे वाली क्लास का वीडियो आधा है, पूरा करवा दीजिए प्लीज। इतनी जल्दी परेशान मत हो जाया करो हर चीज को लेके, है ना। थोड़ा सा ऑनलाइन सभी के लिए नया है तो कई बार समझने में दिक्कत होती है। सर्वर पे अगर कोई चीज 1 घंटे की क्लास है वो अपलोड हो रही है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है ना। हैवी फाइल होती है, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ये हाफ डाली गई है, ऐसा नहीं है कि वो हाफ डाली गई है। 1.5 घंटा रुक जाओ, या तो लाइव देखो, लाइव नहीं देख पाए तो घंटा 1.5 घंटा रुक के देखो, फिर तब तक वो पूरी अपलोड हो जाएगी कोई भी क्लास, ठीक है ना। यूट्यूब पे तुरंत हो जाती है, वहां टाइम लगता है थोड़ा सा ऐप पे। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल लिपिका, जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं हम अभी। और हाँ चलिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाली यूनिट है आपकी वही चल रही है। और समझते हैं कहानी क्या है। क्वालिटीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल, ये हमारे लास्ट क्लास की चर्चा थी जिस पे हमने बातचीत की थी कि कैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम और चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जो है वो डिफरेंट होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है, वो किस चीज पे फोकस करती है ना। हाँ लाइव क्लास अच्छा लगता है ना, चलो बढ़िया है, आ जाओ। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। किस पे फोकस करती है, ये हमने पढ़ लिया था उस दिन, बच्चे की करंट लाइफ पे और उसके करंट लाइफ के अनुभवों पर। यानी जो बच्चे की प्रेजेंट लाइफ है, फ्यूचर लाइफ पे नहीं, प्रेजेंट लाइफ, यानी आज के समय में वो क्या सीख रहा है, उससे प्रेजेंट से फ्यूचर अपने आप बेटर हो जाएगा। तो जो करंट लाइफ है, पास नहीं जो बीत गया है, जो करंट लाइफ है उसकी रियल लाइफ से जोड़ दो आप, उसको ऐसे अनुभव दो, ऐसी एक्टिविटीज कराओ जिससे प्रेजेंट लाइफ में वो चीजें सीखे, जो वास्तविक जीवन है आसपास का जो चल रहा है उससे कनेक्ट करके। बच्चा सेंटर में होना चाहिए एजुकेशन के, क्योंकि शिक्षा बच्चे के लिए, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है ना। जैसे ये जो बॉटल है ये पानी के लिए है, पानी बॉटल के लिए थोड़ी बना है। पानी को तो आप, शिक्षा तो वो कहीं से भी लेगा, जीवन से भी सीखता है बच्चा। तो बच्चे के लिए स्कूल बना है, स्कूल के लिए बच्चा थोड़ी बना है। समझ पा रहे हो बात को। भाई बॉटल पानी के लिए बनी है, पानी थोड़ी बॉटल के लिए बना था। बॉटल तो पता नहीं कितने टाइम बाद आई, तो शिक्षा तो पहले से थी, स्कूल जब नहीं थे, चाहे वो गुरुकुल का जमाना हो, कुछ और हो उस समय पे, ठीक है ना दीपिका। बिल्कुल सबको लेनी है भाई ये स्नेहा ये वाली क्लास। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल, बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है छिपी हुई, उसको निकाल करके ला पाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की चॉइस को आपको सपोर्ट करना है एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर। बताया था ना टीचर क्या है, ये एनसीएफ भी कहता है कि आप एक सुविधा दाता है जो माहौल तैयार करता है, स्टेज सेट करेगा, है ना। एक गार्डनर है, अगर गार्डनर क्या करता है, जो आपका माली है वो सही मात्रा में खाद देगा पौधे को, बच्चा एक पौधे की तरह है ना, एक प्लांट की तरह है, तो सही मात्रा में खाद देगा, यानी जो भी उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए वो देगा, एक सनलाइट में रखेगा, है ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा वो उसके अंदर घास वास उग गई है उसको हटाएगा, जहां जरूरत होगी, माली सपोर्ट की जरूरत है तो सपोर्ट देगा, वो लकड़ी के सहारे नहीं बांध देते हैं कई बार। तो उसी तरह से टीचर भी क्या है, फैसिलिटेटर है। टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होंगे, ये बात हमने लास्ट टाइम भी की थी। टीचर इज अ फैसिलिटेटर इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में टीचर एक सुविधा दाता की भूमिका निभाता है। तो टीचर क्या है, सुविधा दाता है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। तो टीचर फैसिलिटेटर है जो स्टेज सेट करता है, ऐसा एनसीएफ भी कहता है आपका। जब आप एनसीएफ पढ़ेंगे तो ही क्लियर होगा। ऐसा कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, रचनावाद किस बात पे फोकस करता है, बच्चे को एक्टिव रखने पे, है ना, कि बच्चा ज्ञान की रचना करे, बच्चा सक्रिय रहे, जिसमें प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, ये सारे लोग आते हैं। रचनावाद एक
संप्रदाय है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक पूरा विचारधारा है जिसको आपकी सारी नई एजुकेशन की जो भी पॉलिसीज हैं वो फॉलो करते हैं, मानती है, क्योंकि ये बच्चे को ज्ञान की रचना का एक्टिव कंस्ट्रक्टर बताता है, सक्रिय निर्माता बताता है, बच्चे के इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। तो टीचर का रोल कैसा है? फैसिलिटेटर का है। ऐसा नहीं कि टीचर की जरूरत ही नहीं है, बच्चे को जो कर रहा है करने दो, नहीं, जरूरत पड़ने पे टीचर है स्कैफोल्डिंग के रूप में, स्कैफोल्ड के रूप में। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बच्चे का एक व्यक्तिगत पहचान है। ये मत सोचिए कि बच्चा है तो वो आपसे कम जानता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन, ये इस पे चर्चा लास्ट टाइम हो चुकी है ना। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पे बात हो चुकी है, ये आपको हर जगह काम आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन वाली यूनिट में भी और यहाँ भी, है ना। टीचिंग कैसे पढ़ाएं कैसे हम मैंने बताया था आपको, स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। रिवाइज करने वाले टर्म्स हैं, तभी हम आगे जाके अभी क्वेश्चंस कर रहे होंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन यानी वेरिड लेवल्स पे आप पढ़ा रहे हैं, यानी अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट टू इजी आप पढ़ा पाते हैं। तो वेरिड लेवल्स ऑफ टीचिंग एज पर दी चाइल्ड, एज पर दी चाइल्ड्स नीड, तो बच्चे की आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तरों पर शिक्षण, है ना। मल्टी लेवल टीचिंग में भी इसी तरह की चीजें होती है। तो एक तो बच्चे की नीड को आप ध्यान में रख रहे हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल उसी हिसाब से आप तय कर रहे हैं कि कितना कठिनाई का स्तर रखेंगे। अलग अलग मेथड्स का आप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स आप यूज कर रहे हैं पढ़ाने में, जिससे अलग अलग तरह के बच्चों को समझ में आए उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड विधि है ये पढ़ाने की, विभेदी अनुदेशन कहते हैं। सिंपल बात, स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन को आपको बचना है उससे, उसको अवॉइड करना है कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, इनको करना है क्या? अवॉइड। ठीक है। टिक किसको करना है? डिफरेंशिएटेड। यूनिफॉर्म पहनने में अच्छी लगती है, सबके लिए सेम मेथड, सबके लिए स्टैंडर्ड मेथड जो एक ही तरह का हो काम नहीं कर पाएगा। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज गुड, ये बात हम जान चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं अपने आप में, चाहे वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन हो यानी मानक अनुदेशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म यानी एक रूप अनुदेशन हो, दोनों ही खराब है। चाहे वो मानक अनुदेशन हो, चाहे वो एक रूप अनुदेशन। ठीक है, चलिएगा, खैर आगे बढ़े। क्वालिटीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल, इस पे हमारी चर्चा हो रही थी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा, ये टॉपिक आपका कंटिन्यू हुआ है, पिछली क्लास में भी यही था। क्वालिटीज ऑफ अ प्रोग्रेसिव स्कूल यानी एक प्रगतिशील विद्यालय जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बच्चे की बेहतरी के लिए है, उसमें क्वालिटीज क्या होंगी उन स्कूल्स में? तो सिंपल है कि एक तो लर्निंग बाय डूइंग होगी, ये एकदम याद रख सकते हैं आप, दिमाग में बिठा सकते हैं, करके सीखना, यानी जहां बच्चे खुद से एक्टिविटी करके सीखें। तो करके सीखना सेंटर में है, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब करके सीखना, खुद से गतिविधि करेगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, किसी लैब में लेके गए हैं आप, कंप्यूटर के बारे में सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, कंप्यूटर चलवा के दिखा रहे हैं। कोई आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ाया तो उसकी एक्टिविटी लैब में जाकर के करा रहे हैं। मान लीजिए ताजमहल के बारे में बताया, ताजमहल दिखा भी दे रहे हैं, चाहे फोटो में दिखाएं या ले जाएं, या कोई भी एक्टिविटी, वो बच्चा जहां पे खुद से इन्वॉल्व हो, करके सीख पाए, लर्निंग बाय डूइंग हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, है ना, एक्सपेरिमेंट कर पाए। यूनिफॉर्म क्यों गलत है? क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, सबको एक मेथड से क्यों पढ़ा रहे हैं आप? यूनिफॉर्म पहनने में ठीक है कि स्कूल में किसी का भी ऐसा ना हो कि कोई बहुत अमीर है या गरीब है तो वो अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आए, किसी को इन्फीरियर फील हो, खराब फील हो, नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की, तो अगर 40 तरह के बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं क्लास में और सब एक तरह से तो नहीं सीखते होंगे, तो सबको एक मेथड से मत, सबको एक डंडे से मत हाँकी, जो हम कहते हैं डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक।
सिलेबस बच्चे नहीं डिसाइड करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड में, लेकिन टॉपिक या इंटरेस्ट के अनुसार वो चूज करते हैं तीशा, है ना। बच्चे और करिकुलम तो चाइल्ड सेंटर्ड के हिसाब से एजुकेशनिस्ट लोग बना रहे हैं, वो तो टीचर भी नहीं बना रहे सिलेबस तो, है ना। लेकिन एक्टिविटीज या उनका जो प्रेफरेबल मेथड है, उनको वो मौका है कि वो कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करेंगे। ठीक है ना तृप्ति? तो हाँ, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो इतना महत्वपूर्ण हो गया आज के समय में। ये इंपॉर्टेंट तो पहले से था, सीटेट में क्वेश्चन हमेशा से आता था क्रिटिकल थिंकिंग वाला, वो हाउ वगैरह का पूछता था, लेकिन अभी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं, समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन क्या है? यानी जहां आलोचना नहीं है, इसका मतलब कि बस किसी को भी क्रिटिसाइज कर दो, है ना। अच्छा एकता, चलो हम बात करेंगे इस पे। जी नहीं सलोनी, जी बताइए। तो अगर हम देखें समालोचनात्मक चिंतन क्या है, कि आप किसी एक चीज को, किसी एक पहलू को सभी पहलुओं से देख पाए, किसी एक तथ्य को, कोई भी डेटा अगर आपके सामने आया है तो आप, या कोई भी चीज आपके सामने, तो आप जस्ट उसको मान ना ले। किसी ने कहा बिल्ली रास्ता काट जाती है तो खराब हो जाता है, तो आप लॉजिक पूछ रहे हैं, आप तथ्य पूछ रहे हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, डेटा क्या है। इसको अलग अलग पक्ष से देखेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको, कि ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति अपने मन में खराब सोचने लगता है किसी काम के होने पे और फिर चीजें गलत होती है, फिर वो कहता है बिल्ली रास्ता काट गई थी, है ना। या फिर हम कहते हैं, हालांकि कुछ चीजें साइंस भी हैं, मतलब अपने आप में एक अलग साइंस है, बट ज्यादातर केस में क्या होता है, या हम देखते हैं मतलब द वे आई बिलीव इन थिंग्स, कि कई बार इंसान एक गलत डिसीजन लेता है, फिर दूसरा गलत लेगा, तीसरा लेगा, मल्टीपल डिसीजन। और जब आपका मूड या आप एक अलग जोन में चल रहे होते हैं, आपके बुद्धि उस तरफ चल रही होती है, तो एक गलत डिसीजन, दो गलत डिसीजन, फिर आप गलत डिसीजन लेते जाते हैं, और उसके पीछे कोई ना कोई, या तो आपका लालच है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होती है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है, या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। फिर हम कहते हैं भाई शनिदेव आ गए इनके ऊपर, है ना, सब कुछ खराब होता चला जा रहा है, जबकि हम अपने डिसीजंस को नहीं रिव्यू कर रहे होते, रिफ्लेक्ट कर रहे होते। डेली बेसिस पे हम अवेयर ही नहीं होते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग में यही है कि आप सारे पहलू देख पाए, ठीक है ना, कि सारे पहलू देख पाए किसी चीज के। बच्चों को आपने ये नहीं कि 2000 के नोट में किसी ने कह दिया चिप है तो आपने मान लिया क्योंकि न्यूज में आ गया। आपने पहले आने तो दो अपने हाथ में नोट को, आप फैक्ट चेक कर रहे हैं, आप किसी क्रेडिबल सोर्स से न्यूज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी और देश में क्या ऐसा हुआ था कि किसी नोट में चिप लगाई हो किसी ने आज तक, जो हम ही स्पेशल हैं। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग में आप चारों चहुमुखी रूप से, यानी अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग नजर से, डेटा के फैक्ट के हिसाब से, डेटा के हिसाब से परखते हैं चीज को, जस्ट मान नहीं लेते। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? कई बार हमें क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब लगता है आलोचना करना, भैया दूसरे की बुराई कर दो, हो गई। अभी जैसे बिहार में पेपर कैंसिल हुआ, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि, लंबी कहानी कभी यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। तो कई बार ऐसा लगता है, कई बार हमें लगता है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, बट वो हमारा भ्रम होता है, ठीक है ना। इसलिए 2000 का नोट बंद हो गया, नहीं चिप की वजह से नहीं हुआ। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें, ये जब आया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब की न्यूज में बता रही हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। भाई पानी की समस्या है, मान लीजिए कि पानी, जो जल है वो बहुत वेस्ट हो रहा है, वाटर को कैसे कंजर्व करें हम, है ना, या फिर हम एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं, पॉल्यूशन को कैसे कम करें। किसी ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आते हैं, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, है ना। तो ये अलग अलग तरह से लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे एक काम करो शेयरिंग में चले जाओ, 5 लोग अगर जा रहे हैं तो एक ऑटो कर लो या एक कार में चले जाओ, ऐसा मत करो कि 5 लोग अलग अलग 5 गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फ्यूल ज्यादा वेस्ट होगा। तो ये सारे समस्या समाधान के तरीके हैं, कि एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना, बच्चों को मौका देना कि वो प्रेजेंट लाइफ में रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। फिर आता है थर्ड पॉइंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। ये सोशल स्किल्स बहुत जरूरी है, सामाजिक कौशल सीखे बच्चा, समाज में जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लायक बन पाए। सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल क्या हो सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन से लेके, कोऑपरेशन सहयोग से लेके, नेतृत्व की क्षमता से लेकर के, और जो भी करंट प्रॉब्लम समाज में चल रही हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता रख पाना। क्रिटिकल थिंकिंग पे अलग से सेशन आएगा जब थिंकिंग के टाइप्स पढ़ रहे होंगे यास्मीन। हम अभी आपको जस्ट समझने के लिए बताया कि चीजों को फैक्ट के आधार पे, डेटा के आधार पे, हर एक पक्ष से देखना और फिर एक एनालिसिस करके एक कंक्लूजन तक जाना, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, जस्ट मान ना लेना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
यानी जीवन पर्यंत बच्चे में सीखने की क्षमता विकसित हो। ये नहीं कि अच्छा बस 12th हो गई, अब सिलेबस में क्या था भूल गए, अगले दिन बस रट्टा लगाया था पेपर देने तक। कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, ये ग्रुप वर्क इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। तो सहयोगात्मक समूह कार्य, सहयोगात्मक समूह कार्य, सहयोगात्मक समूह कार्य एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, अगेन लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे हेल्प करना है, कैसे ग्रुप में कोई काम करते हैं, ये सारी चीजें। डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स, इंपॉर्टेंट है। किताबों पे या फिर पुस्तकों पर जो इतनी निर्भरता है, उस निर्भरता को कम करना। बहुत बड़े ऋतु, मतलब हम सिर्फ बुक क्या है, बुक इज वन ऑफ द सोर्सेज, वन ऑफ द रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं क्लासरूम में, उसमें से एक रिसोर्स है बुक, वन ऑफ द रिसोर्सेज। कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, पढ़ाने के कई सारे संसाधन हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, एक्टिविटी है, स्टोरी टेलिंग है, यानी कहानी सुना रहे हैं आप, डिस्कशन चर्चा कर रहे हैं। उन संसाधनों में से एक संसाधन है किताब। सर्वो सर्वा नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है, सब कुछ नहीं है किताब के, जितना किताब में लिखा हुआ है उसी के रट्टे लगवा दिए बस। समझ पा रहे हो ना बात को? तो एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना, डी एम्फेसिस का मतलब है जोर ना डालना। तो किताबों से ध्यान सिर्फ किताबों पे ना हो, हटा करके हम एक्टिविटीज पे ले जाएं, फील्ड ट्रिप पे ले जाएं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट पे ले जाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ले जाएं, सोशल स्किल्स पे ले जाएं। बच्चे को हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दें, सिर्फ वास्तविक जीवन से जोड़ें, ज्ञान को रियल लाइफ से जोड़ें। ठीक है ना? ऐसा ना करें कि सिर्फ हम किताबों में जितना लिखा है बस उतना ही और उसी भाषा में लिख दो, नहीं तो फेल हो जाओगे। अपनी भाषा में भी अगर वो अपने अनुभव के आधार पर सही चीज लिख रहा है तो बच्चे को लिखने दो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर या जनक कह दिया जाता है कई बार जॉन डुई को। तो इनको अगर हम बात करें, जॉन डीवी कह देते हैं कई लोग हिंदी में, जॉन डीवी, ठीक है, अमेरिकी एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं आप इनको, ठीक। ही इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है इनको। प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है, शिक्षा का जनक। ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि सोशल स्किल्स आए बच्चे में, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखे, कोऑपरेशन सीखे, है ना? तो प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहते हैं हम किसको? जॉन डीवी या जॉन डुई को। डुई एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स, लोकतांत्रिक। हम कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र है, सबकी आवाज महत्वपूर्ण है, सबका वोट महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक संबंधों को, यानी जहां आजादी हो अपनी बात कहने की और दूसरे की बात सुनने की, संबंधों को महत्व देना कक्षा में, कि एक मॉनिटर भी चूज किया जा रहा है तो मॉनिटर सब हाथ उठा रहे हैं, चूज कर रहे हैं कि अच्छा किसका बनना चाहिए, कितने लोग चाहते हैं। हम कहते हैं ना, तो जो सबकी माने, मतलब जहां पे सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो डेमोक्रेसी है। तो आपकी बात, कोई ऐसा नहीं हिटलर शाही नहीं है ना, जिसको हम मोनार्की करें, कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं है। धन्यवाद दीपिका। देखिएगा, हाँ निशा बाद में। तो ये क्या है? डू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स। बच्चे आपस में साथ में घुल मिल के खेल रहे हैं। अच्छा, हम जरा सी बात पे वोटिंग करा लेते हैं, अच्छा सबकी सुनते हैं, मेजोरिटी विंस कहते हैं हम। तो ये लोकतांत्रिक रिश्ते हैं जहाँ पे सबको आजादी अपनी बात कहने की और चुनने की। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये सारी जो बातें हम सुनते हैं, ठीक है ना? कोई कह रहा है हमें तो अपने घर में भी आजादी नहीं है मन की कहने की, वंदना यही तो एक अभिशाप है अपने आप में, है ना? हमारा सारी जो युद्ध है हमारा, वो आजादी की तरफ जाने का है। कुछ लोग और आजादी की भारी कीमत चुकाई जाती है कई बार जीवन में, है ना? समय लगता है, बहुत सारे युद्ध होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं, डिस्कशन होती हैं, कई बार आप एक्सट्रीम डिसीजंस भी लेते हैं। बट बात वही है कि किसको कितनी आतुरता है या चिंता है, आजादी किसके लिए महत्वपूर्ण कितनी है। क्योंकि जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है उसको आप कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं, पा लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत गट्स, बहुत करेज की जरूरत पड़ती है। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। इधर आ जाइए,
तो अगर हम देखें तो डुई ने एम्फेसाइज किया डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स को। देखिए डुई के बारे में, जॉन डुई के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जॉन डुई या डीवी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री आप इनको कह सकते हैं। वैसे ये प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रैग्मेटिस्ट या प्रैग्मेटिज्म को बिलोंग करते थे। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? यथार्थवाद आई थिंक कहते हैं, हिंदी में तो देखना पड़ेगा इसको क्या कहते हैं। ये कुछ फिलॉसफी के वाद हैं, यथार्थवाद। परियोजनावाद कहते नहीं, वो तो अलग है। प्रैग्मेटिज्म है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित एक मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं उसको, परियोजना विधि पूछा जा चुका है पहले, प्रोजेक्ट मेथड। तो ये प्रैग्मेटिज्म से ही, यानी ये फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का एक स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं भाई ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये कॉग्निटिविज्म है, उस तरह से फिलॉसफी में आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, इस तरह के कई सारे इज्म हैं जिनको हम कह देते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म इज वन ऑफ देम, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लाइफ के फोकस करता है। प्रोजेक्ट मेथड जिसको परियोजना विधि कहते हैं, जिसमें बच्चा ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, प्रोजेक्ट देते हैं हम, ये आपका ये प्रैग्मेटिज्म पर ही बेस्ड है ना। परियोजना विधि कह देते हैं इसको। ये दिया किसने था? तो ये साथ में याद रखने वाली बातें हैं। W.H. किलपैट्रिक नाम के व्यक्ति थे जो जॉन डुई के ही शिष्य थे। तो W.H. किलपैट्रिक ने इस मेथड को दिया था, याद रख सकते हैं आप, किलपैट्रिक, ठीक है जी। W.H. किलपैट्रिक ने इसको दिया था। प्रोजेक्ट मेथड, प्रैग्मेटिज्म यानी यथार्थवाद कह लीजिए इसको। एक बार प्रैग्मेटिज्म का यार हिंदी देखनी पड़ेगी। हाँ देखो, प्रैग्मेटिज्म मानता है कि जो भी प्रैक्टिकल हो उस हिसाब से चल लो, मतलब ना मेरी ना आपकी जैसे बात बनती हो। आपको प्रैग्मेटिज्म पढ़ने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मेथड बाद में हम पढ़ सकते हैं कभी, जब हम अलग से इज्म कर रहे हो। वैसे आजकल इज्म भी पूछने जाते हैं, तो मैं कई बार से करा नहीं रही हूँ बड़े बैचेस में भी, सीटेट में तो जरूरत होती ही नहीं है। और बात ठीक है या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। पंजाबी में आ गया ट्रांसलेशन। व्यवहारवाद नहीं, इसको कहते उपयोगितावाद कह देते हैं कई लोग। एक और शब्द है यथार्थवाद भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो तो यहाँ पे कि मतलब व्यवहारिक जो चीज है, व्यवहारिक क्या हो सकता है भाई? आप थोड़े से आइडियलिस्टिक हो, आप ये कहते हो कि शादी सिर्फ लड़की की फैमिली ही क्यों करे भाई खर्चा। तो प्रैक्टिकल क्या हो सकता है फिर? ऐसे क्या होगा कि हाँ ठीक है नहीं करे, और लड़के की फैमिली भी नहीं करे क्योंकि वो करते नहीं आए, तो फिर कोई ना करे। नहीं, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? यथार्थ या व्यवहारिक काम क्या हो सकता है? दोनों खर्चा डिवाइड कर लें, ये क्या है? प्रैक्टिकल है। लेकिन करेगा कौन ऐसा? बहुत करेज चाहिए उसके लिए, है ना, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है किसी चीज का, ठीक है ना। हाँ, लर्निंग बाय डूइंग को भी सपोर्ट जॉन डुई करते हैं, करके सीखने को। तो प्रोजेक्ट विधि भी आपकी, प्रोजेक्ट मेथड जो है, परियोजना विधि, प्रैग्मेटिज्म यानी जॉन डुई से ही इंस्पायर्ड है, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पे एक और चीज का हमें ध्यान रखना है, जॉन डुई ने एक और चीज दी है। पहले चलती थी बायपोलर एजुकेशन, बाकी लोगों के लिए तो ये अलग से आएगा, जो बड़े बैचेस हैं वहां अलग से इस पर चर्चा होगी। बायपोलर मतलब जहां पे टू पोल्स हैं, एक सिरा है टीचर, दूसरा है स्टूडेंट। तो एक तरफ स्टूडेंट एक तरफ टीचर, ये है द्विध्रुवीय शिक्षा, यानी दो ध्रुव हैं जिसमें दो पहलू होते हैं ना एक सिक्के के। तो बाय का मतलब ये होता है टू, तो इसमें दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय शिक्षा, दो प्रकार हैं द्विध्रुवीय शिक्षा। जॉन डुई लेकर के आए ट्राइपोलर एजुकेशन। ट्राइपोलर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही पूछा जा चुका है सीटेट में भी इवन, और बाकी जगह तो कहीं भी पूछा जा सकता है। ट्राइपोलर एजुकेशन यानी त्रिध्रुवीय शिक्षा, त्रिध्रुवीय शिक्षा, ठीक है।
ट्राइपोलर, 3 पोल हैं जिसमें, ठीक, टीचर, स्टूडेंट, ये तो 2 थे ही, ये एडम ने दिया था इसको 2 पोलर में, बाइपोलर जिसको हम कहते हैं, एडम्स ने। अगर एडम के बाद हम देखें, जो जॉन डुई कह रहे हैं जिसके बारे में बात, जॉन डुई जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ट्राइपोलर एजुकेशन, जॉन डुई, ठीक है ना। तो जॉन डुई की अगर हम देखें तो टीचर, स्टूडेंट और कौन होगा साथ में, थर्ड पार्टी। देखो एक बार, करिकुलम कह देते हैं कई लोग इसको एनवायरनमेंट कह देते हैं। बात बराबर ही है कि जो करिकुलम सेट हुआ है, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी रोल है इसमें। 3 पोल्स हैं, जिस एनवायरनमेंट में शिक्षा दी जा रही है, बच्चा, ये तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये ट्राइपोलर है। जो आपकी पाठ्यचर्या है, जो भी एक्टिविटीज प्लान्ड है, जिस एनवायरनमेंट में वो हो रही है, वो भी प्रभावित करेगा। तो इस एनवायरनमेंट में आपके एक्सपेरिमेंट से लेके, एक्टिविटीज से लेके, जो भी जिस तरह का माहौल है वो सब आ जाएगा। करिकुलम में बुक्स, सिलेबस सब अपने आप आ जाता है ना। करिकुलम का ही हिस्सा है ये सिलेबस, बुक्स, ये सारी चीजें करिकुलम में सारी एक्टिविटी आ जाती है, स्कूल में कदम रखने से लेके निकलने तक। ठीक है ना। तो ये ट्राइपोलर यानी त्रिध्रुवीय, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरनमेंट जिसमें हो, ये किसने दी है, जॉन डुई ने ही दी है, पूछा जा चुका है। ठीक है बात, रियल लाइफ से सीखने को ये महत्व देंगे। लोकतांत्रिक संबंध यानी सोशल प्रॉब्लम्स और डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स पे फोकस होगा। इन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे जिनको यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया था। यूईएस, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स या लैब स्कूल्स। ये भी पूछा जा चुका है कि लैब स्कूल्स किसको कहा गया। तो लैब स्कूल्स प्रोग्रेसिव स्कूल्स को ही कहा गया, जो जॉन डुई के द्वारा खोले गए थे। इनकी और इनकी वाइफ ने मिलकर शिकागो में, अमेरिका में 20th सेंचुरी यानी 1900s में, 20वीं शताब्दी में प्रोग्रेसिव एजुकेशन देने वाले स्कूल्स या प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विद्यालयों को ओपन किया, जिनकी विशेषताएं हमने अभी समझी, जहां एक्सपेरिमेंट्स होते थे, बच्चे एक्टिव थे, प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को डील करते थे। कौन है ये व्यक्ति, जॉन डुई है, जॉन डीवी जिनको आप कह रहे हैं, प्रैग्मेटिस्ट हैं, ठीक है, व्यवहारवादी कह लीजिए आप। बाइपोलर एडम ने दिया था, लैब स्कूल्स भी इनको कहते हैं हम। तो पूछ लेगा, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहते हैं इनको, प्रोग्रेसिव स्कूल्स को, प्रगतिशील विद्यालयों को। इनका दूसरा नाम क्या है, आप लैब स्कूल्स कह सकते हो, हिंदी में भी लैब ही कहोगे, प्रयोगशाला विद्यालय कह लीजिए, या फिर यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कह लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, these principles were drew from the work of the फ्रॉबेल। फ्रेडरिक फ्रॉबेल करके एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट कह सकते हो आप। उन्होंने प्लेवे मेथड जो है दिया था, खेल खेल में शिक्षा, जो आप प्लेवे में स्कूल्स भी होते हैं ना आजकल, किंडरगार्टन कह देते हैं उसको, यानी बच्चों के लिए गार्डन। ठीक है ना। अभी तो समझाया त्रिध्रुवीय का क्या मतलब है शशिकांत, रामायण खत्म हो गई फिर पूछ रहे हैं ये सीता माता कौन है ना। एक काम करना, रिवाइज कर लेना, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है तो एक बार रिकॉर्डेड देख लेना। These principles were drew from the, क्योंकि कुछ समझ ना आए तो मैं बताऊं भी, क्यों भाई ये समझ नहीं आया। अब कोई ये कहे कि पूरा टॉपिक खत्म हो गया फिर आप पूछेंगे तो कैसे चलेगा। द प्रिंसिपल्स यानी जो सिद्धांत हैं ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, ये फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने प्लेवे मेथड या किंडरगार्टन विधि यानी बच्चों के लिए गार्डन, जर्मनी में स्कूल्स खोले थे, उससे इंस्पायर्ड थे। बिल्कुल मिलेंगे भाई, वंदना। तो और पेस्टोलॉजी एक पुराने शिक्षक रहे, उनकी मेथड से इंस्पायर्ड थे ये जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स थे जॉन डुई के। अ चाइल्ड्स हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ नहीं, उल्टा हो जाएगा। पेस्टोलॉजी क्या कहते थे, पेस्टोलॉजी का मानना था कि भाई 3H, जो गांधी जी ने भी बाद में बात की जिसपे, 3H क्या होता है, बच्चे का हेड यानी उसका दिमाग, उसका हैंड यानी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, और तीसरी चीज क्या हो सकती है, हार्ट यानी उसके इमोशंस। ये तीनों शिक्षा में संलग्न होने चाहिए, तब जाकर के बच्चा बेहतर सीख पाएगा। जिसको हम जब आप वो पढ़ते हैं, बिल्कुल दिमाग से निकल गया यार, डोमेन्स ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं बेसिकली, तो 3 डोमेन आते हैं उसमें। मैं कैप करके समझाती हूँ, CAP, कैप मतलब कॉग्निटिव समझ रहे हो ना, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था, संज्ञानात्मक विकास में। तो हेड मतलब संज्ञान यानी कॉग्निशन, आपका दिमाग इन्वॉल्व हो लर्निंग में। हैंड मतलब आपने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा है ना, तो वो
फिजिकल एक्टिविटी हो उसमें, जिसको साइकोमोटर कह देते हैं दूसरे शब्दों में, यानी गत्यात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, मन और गति। और हार्ट को आप अफेक्टिव कहते हैं, यानी इमोशंस, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, इफेक्टिव नहीं अफेक्टिव। तो ये 3 अलग नाम हो सकते हैं। इस पे बात पेस्टोलॉजी ने ही की थी, ठीक है ना, पेस्टोलॉजी ने ही इस पे चर्चा की थी। आ शिफ्ट फ्रॉम द टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, इस पे तो हम बात कर ही चुके हैं कि ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से हमको किधर जाना है, चाइल्ड सेंटर्ड सीसी की तरफ, टीसी से सीसी की तरफ जाना है। बीएस ब्लूम का जो वर्गीकरण है, एग्जैक्टली मैं ब्लूम का नाम ही याद नहीं आ रहा बहुत देर से, ठीक है ना। तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल की अगर हम माने तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे थे। देखो चाइल्ड सेंटर्ड तो वो सारी शिक्षा है जो बच्चे को सेंटर में रखे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बात अलग से जॉन डुई ने की है, लेकिन वो क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चे को सेंटर में रखता है तो हम चाइल्ड सेंटर्ड कह देते हैं। फ्रेडरिक फ्रॉबेल की माने तो इन्होंने प्लेवे मेथड, खेल खेल में शिक्षा छोटे बच्चों के लिए, जो आंगनवाड़ी टाइप या प्ले वे स्कूल जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, प्ले वे या किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन का मतलब ये जर्मन वर्ड है, क्योंकि ये जर्मनी में स्कूल्स खोले थे इन्होंने किंडरगार्टन वाले। इन्होंने देखा बच्चे खेल खेल में बहुत सीखते हैं, है ना। किंडरगार्टन, किंडर का मतलब ये है किड यानी बच्चा, प्लस गार्डन यानी बच्चों के लिए गार्डन, बच्चों के लिए बगीचा, जहां बच्चे खेल खेल में सीख जाएं। इस पे बात फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने की, जिनसे इंस्पायर्ड था जॉन डुई का काम। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें कर लेने चाहिए, फटाफट से देखिए और जवाब दीजिए। हाँ, मारिया मॉन्टेसरी ने भी इसी तरह की विधि दी, लेकिन आपके उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अलग से मेथड्स जब हम बड़े बैचेस में करते हैं तब करेंगे, मतलब जो पेडागोजी स्पेशल वाले हैं उनके बैचेस में होगा बाद में, डलवाएंगे यार थोड़ा सा नोट्स के लिए। और थोड़ा सा फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दी ना, ये थियोरी नहीं है, ये अपने आप में अलग अलग मेथड्स हैं। पीडीएफ अभी मिलेंगे भाई, 3-4 घंटे निकाल लो यार, वर्किंग हो तब भी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, हाँ टॉक्सोनॉमी नहीं, टॉक्सिकनॉमी नहीं है, मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार क्या क्या पूछ रहे हो भाई। नहीं नहीं नहीं, सिमरन 8वीं तक का सिलेबस आता है पेपर 2 में, काहे टेंशन लेते हो। चले आगे बढ़े। ए कह रहे हैं सारे लोग, हाँ सबके लिए यूजफुल है भाई ऑफ कोर्स। जॉन डुई अगर पढ़ाया जा रहा है बैच में, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। जॉन डुई एडवोकेटेड लैब स्कूल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, जॉन डुई के जो लैब स्कूल है वो किसका उदाहरण है, प्रोग्रेसिव स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का, सेकेंडरी का या प्राइमरी का। सिंपल बात, प्रोग्रेसिव स्कूल का वो विद्यालय, चाहे वो प्राइमरी हो, कुछ भी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रगतिशील है वो अपने विचार में, यानी बच्चे को सेंटर में रखता है। सिंपल बात, एक्टिव रखता है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, डेमोक्रेटिक लर्निंग होती है, सोशल स्किल्स सीखता है बच्चा, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखता है, ये सारी बातें होती हैं। लीडरशिप डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान विकसित होगा उसके अंदर। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट दैट, तो एक प्रगतिशील कक्षा का जो एक सेटअप है, सुविधा है, वहां पे टीचर किस तरह से लर्निंग बाय डूइंग को लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने के एनवायरमेंट को प्रोवाइड करेगा। एनकरेजेस रेपिटेशन, देखिए पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करके, रेपिटेशन बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, रट्टाफिकेशन होती है इससे कि बार बार रिपीट कर रहे हैं आप। रिवीजन अलग चीज है, जब आपको चीजें समझ में आ गई, वैसे रिपीटेशन को अच्छा नहीं मानेंगे हम। बच्चा एक्टिव कहाँ है, जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव हो वो ऑप्शन सही है। प्रमोटेड डिस्कवरी यानी प्रचारित खोज या खोज को प्रोत्साहन देने वाले स्कूल्स की बात जॉन डुई करेंगे या प्रोग्रेसिव एजुकेशन करेगी, जहां बच्चा एक्टिव है, जहां डिस्कवरी लर्निंग हो, खोज करके सीखे बच्चा, एक्टिविटी करके सीखे। बात ठीक है नहीं। कैप थियरी ब्लूम टेक्सोनॉमी की है, पेस्टोलॉजी का ये हार्ट हैंड वाली बात है जिसको गांधी जी ने भी यूज किया। डिस्करेजेस इंक्लूजन, नहीं, समावेशन को तो एनकरेज करना है, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है कि सब एक साथ सीखें, हर तरह का बच्चा, चाहे वो स्पेशल नीड वाला बच्चा हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, रेस्ट्रिक्टिव नहीं, प्रतिबंधित नहीं। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डुई।
जॉन डुई के अनुसार, जो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डुई के अनुसार कौन सी बात सही होगी? पहला ऑप्शन है देयर शुड नॉट बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन अ क्लासरूम। एक कक्षा में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। तो जबकि वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए जगह होनी चाहिए, ये कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, तो गलत हो गया। क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट्स रेदर देन इट इज टू बी कल्टिवेटेड। जिज्ञासा छात्रों के अंतर्निहित स्वभाव में नहीं होती, उसको तो कल्टीवेट किया जाएगा। ये भी गलत तरीका है। जिज्ञासा क्या है? छात्रों के अंतर्निहित स्वभाव में नहीं होती, जबकि हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि बच्चा बाय नेचर क्यूरियस होता है, सीसीएल क्रिएटिविटी की क्षमता होती है और लर्निंग की एबिलिटी के साथ जन्म लेता है। ये भी गलत होगा कि बच्चा जिज्ञासु नहीं होता। बच्चा तो बाय नेचर जिज्ञासु होता है, हम उसकी जिज्ञासा को मारते हैं, इस पे पेन मत चलाओ, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ये मत करो, वो मत करो करके। फिर आता है सी ऑप्शन, स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ड इन द क्लासरूम। छात्रों का अवलोकन किया जाना चाहिए और कक्षा में नहीं सुना जाना चाहिए। बस ऑब्जर्व करो, उनकी बात को मत सुनो। नहीं भाई, डेमोक्रेसी कैसी है फिर अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो। ऑप्शन डी देखिए, स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स, यानी छात्रों को सामाजिक समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना, अभी मैंने पानी वाला एग्जांपल दिया था आपको, पोल्यूशन है तो उस पे क्या सोच सकते हैं, है ना, इस तरह की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं रखें और उसका समाधान निकालने को कहें बच्चों को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार, ये क्या कहता है? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। बाल केंद्रित शिक्षा वो है जहां बच्चों की आवाज और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रधानता दी जाए। बात तो सही लग रही है सुनने में। फिर आता है बी ऑप्शन, आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, यानी टीचर को जस्ट आंख बंद करके फॉलो करो और नकल करो टीचर की। तो बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करने और नकल करने के लिए नहीं नहीं नहीं, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव। सिर्फ टीचर थोड़ी एक्टिव है, बच्चा पीछे पीछे फॉलो करेगा, नहीं। गिविंग मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, नैतिक शिक्षा दो, ये सही है, सच बोलना सही है, गलत है, ये सब तो अपने आप ही हो जाएगा जब आप व्यवहार से सिखा रहे होंगे। लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, देखो ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था, बच्चों को पूरी तरह से मुक्त छोड़ देना, टीचर की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप चल रहा है, बच्चे खुद से सीख लेंगे, ये एकदम गलत तरीका है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। तो गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों की आवाज और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रधानता देना, बच्चा एक्टिवली एंगेज करे कोई एक्टिविटी आप करा रहे हैं तो बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हों। पूछा जाता है कि कैसा क्लासरूम होगा प्रोग्रेसिव या चाइल्ड सेंटर्ड, जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपको पता है टीचर का रोल क्या है? मोबाइल। मोबाइल का मतलब जो कभी भी इधर से उधर जा सके, चेंज हो सके, या डायनामिक प्रगतिशील या परिवर्तनशील, वो अपनी फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। बच्चे तो हैं ही ऑफ कोर्स, एक्टिव हैं, बच्चे क्या हैं? एक्टिव हैं। टीचर मोबाइल है, डायनामिक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या कहता है ये? प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकसेस, प्रगतिशील शिक्षा किस पे केंद्रित है? टेस्ट लेने पे बिल्कुल नहीं, मार्क्स पे नहीं, बल्कि टेक्स्ट बुक पे नहीं, डी एम्फेसिस की बात हुई थी ना, मार्क्स पे ना, नंबरों पे ना, अंकों पे ना, परीक्षण पे ना, पाठ्य पुस्तक पे, बल्कि सीखने पे, विचारों पे, समस्या समाधान पे, मूवेबल, एग्जैक्टली, ऑन चिल्ड्रंस आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के विचारों और उनकी समझ पर आधारित है प्रगतिशील शिक्षा। बात सही है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न, यानी निम्न में से कौन सा तरीका अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने का उपयुक्त तरीका नहीं है? हाइपर एक्टिव है यदि कोई बच्चा, तो उसको मदद करने का तरीका नहीं है। हाइपर एक्टिव कौन से बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, 5 साल तक तो बच्चा वैसे भी हाइपर एक्टिव होता है, उसके बाद भी रह जाए तो दिक्कत है, फिर वो एडीएचडी में चले जाएगी कहानी, वो हम अलग से पढ़ेंगे। कौन सा तरीका? बच्चा जो हाइपर एक्टिव है, यानी एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, उछलता कूदता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी आगे आएगा, कुछ सवाल पूछेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, मतलब ज्यादा एक्टिव है। ताजमीन सबके कमेंट्स आ रहे हैं, बस पढ़ नहीं सकती क्योंकि मैं टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगी अगर कमेंट्स पढ़ने लग जाऊंगी तो सारे, ठीक है ना। हाँ, आते हैं इजी और मुश्किल दोनों क्वेश्चंस मिलकर के पेपर बनाते हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी। अगर किसी ने हमारे दिमाग में डाल दिया कि सिर्फ मुश्किल आते हैं तो वो गलत है। अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद कैसे करेंगे? ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के वैकल्पिक तरीके पेश करेंगे। हाँ भाई, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं सीखने के। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, यानी शारीरिक गतिविधि को हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वही एक तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से सिखाओ। फिजिकल एक्टिविटी करेगा बच्चा तो थोड़ा फोकस क्रिएट होगा। रेप्रीमेंडिंग देम
ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, देखिए बच्चे को कभी फटकारना डांटना किसी चीज का समाधान नहीं है। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट, हाँ वो बच्चा जो ज्यादा एक्टिव होता है उसके लिए टास्क को ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक वो अपनी अटेंशन टिका करके नहीं रख सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। देखिए एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि, और ये जॉन डुई का ही स्टेटमेंट है, जॉन डीवी का, कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। बताओ, शिक्षा ही जीवन है, इसको आप हिंदी में ये कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन है, इससे तात्पर्य क्या है? शिक्षा ही जीवन है से तात्पर्य बताइए फटाफट से, 1 मिनट के अंदर। पहला ऑप्शन है, स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख जाएंगे। तो भाई इतनी स्कूलों की आवश्यकता अगर बिल्कुल नहीं होती, स्कूल हमें एक माहौल दे रहे हैं, हमने पूरा सेटअप बनाया है कि हम बेहतर सिखा सकें। क्या हुआ नूपुर, क्या दिक्कत आ रही है? बताओ बताओ, कोई किसी टीचर से कोई समस्या है तो बताओ ना, बात करेंगे उनसे। देखो ये मत कहो सीधा चेंज ही करा दूं, पहले बताओ तो सही कि समस्या क्या है, कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। बिल्कुल सुनी जाएगी आपकी, क्यों नहीं सुनेंगे। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, ये एकदम गलत तरीका है। यहाँ पे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जब इतनी अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है स्कूल्स की, तो ना स्कूल की जरूरत नहीं है, टीचर की जरूरत नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, यानी स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्शाए। ऐसा नहीं है किताबी दुनिया अलग है और रियल लाइफ से बिल्कुल ही अलग है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो काम का ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो प्रगतिशील शिक्षा कह रही थी कि रियल लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, सोशल लाइफ, डेमोक्रेटिक चीजें उनसे जोड़ो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाओ। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर नहीं, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी जो आपने एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और जो आप लाइफ में कर रहे हैं वो दोनों मैच होना चाहिए। यानी स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्शाती हो, उससे जुड़ी हुई हो। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, इसका कोई मतलब नहीं है। लाइफ इटसेल्फ मतलब लाइफ और स्कूल की एजुकेशन अलग अलग ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यार पुराने नए हर तरह के क्वेश्चंस हमको करके चलने हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर्स, अ स्कूल शुड प्रमोट डैश पेडागोजीज। पेडागोजीज का मतलब होता है पढ़ाने के तरीके। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। किस तरह की क्लास करने में, ईवीएस क्लास करने के लिए बोलो सर को। आज ही मैं बात करती हूँ एक बार टीम से, कुछ लोग तो अभी होली के चक्कर में गए हुए हैं, मैं बात करती हूँ, ये कराते हैं जल्दी से जल्दी। क्या पढ़ा रहे हैं प्रियंका, मैं देखती हूँ एक बार, खुद से देखती हूँ मैं एक बार, टेंशन ना लो। बहुत बढ़िया, रेन कह रही हैं थियरी पढ़ने के बाद डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर कर, वेरी गुड। मिल जाएगी वंदना, ए ऑप्शन देखते हैं। एक तो हम क्या चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सृजन हो बच्चों के द्वारा, लर्नर्स के द्वारा, अधिगमकर्ता के द्वारा। आ स्कूल शुड प्रमोट कैसी पेडागोजी, टीचर सेंट्रिक, इसी से तो हमें बचना है, ट्रेडिशनल हो गया, एग्जाम सेंट्रिक नहीं, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक। सेंटर में स्कूल के, स्कूल का बच्चा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल टीचर्स, सब चीजें, स्कूल टेक्स्ट बुक, ये सब चीजें बच्चे के अनुसार प्लान होंगी, ना कि बच्चा इनके अनुसार। तो चाइल्ड सेंट्रिक यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए, जो आपकी पेडागोजीज है यानी मेथड्स जो हो वो बच्चे को सेंटर में रख करके बनाए गए हों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कैसी लर्निंग प्रभावशाली और अर्थपूर्ण, जिसका कोई मतलब हो, जो जीवन से जुड़ी हुई हो। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होगा आसफा, वो भी होगा धीरे धीरे, बताइए ज्योति। नहीं, नए नोट्स मिलेंगे, वो अलग ही प्रकार है मीनू, एकदम से पहचान जाओगे देखते ही, फॉर्मेट ही अलग है नए नोट्स का। सिंपल तो था रिदा कि आपको
बच्चे को सेंटर में रख करके मेथड्स, जैसे प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखना, किंडरगार्टन मेथड, लर्निंग बाय डूइंग की अगर हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन मेथड की बात कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सब चाइल्ड सेंटर्ड है जहां बच्चा एक्टिव है। टीचर सेंटर्ड कौन से मेथड होते हैं? लेक्चर मेथड, जो सिर्फ व्याख्यान दे रहे हैं खड़े होकर के, जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है। उस पर ज्यादा काम करो भाई, आसपास मदद ले लो किसी भाई बहन की जिसका मैथ्स अच्छा हो। एंग्जाइटी से कैसे बचे? काम करके, थोड़ा खुद से बात करके, पॉजिटिव सोच के, हिम्मत दे के खुद को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग? कौन निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? यानी मीनिंगफुल लर्निंग, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ होता है वो मीनिंगफुल है, जो वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ किताबी नहीं है, जो रट्टा नहीं लगाना पड़ रहा है जिसका, वो मीनिंगफुल है, वो प्रभावशाली है। तो अभी आपको बताया भी था स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, ये स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड कोई बहुत बढ़िया नहीं है, हमें डिफरेंशिएटेड करिकुलम चाहिए जहाँ पे बच्चों के अनुसार बनाया गया हो, एग्जाम सेंटर का अप्रोच नहीं। इनफ्लेक्सिबल टाइम टेबल, आपको फ्लेक्सिबल वर्ड को ध्यान रखना है, इन जहां लग गया नेगेटिव हो गया। टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सेम बस रोज सेम टाइम पे सेम क्लास लगती रहेगी, कुछ नई एक्टिविटीज का मौका ही नहीं मिलेगा, किसी दिन गेम्स पीरियड हो, किसी दिन कोई लैबोरेटरी का पीरियड हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो अच्छा रहता है। लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी होनी चाहिए तभी, यानी अधिगमकर्ता केंद्रित होनी चाहिए जो शिक्षा प्रणाली है, जहां बच्चों को मौका मिले एक्टिविटीज करने का। आ टीचर शुड बी डैश अबाउट हिज पेडागोजीज, टीचर को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों यानी अपने मेथड्स को लेके कैसा होना चाहिए, पढ़ाने के तरीकों को लेकर के बताइए फटाफट से, कैसा होना चाहिए बताइए। फ्लेक्सिबल, बिल्कुल लचीला, चेंजेबल, जिसमें परिवर्तन संभव हो। रिजिड, तो जो चीज रिजिड होती है टूट जाती है, ये पेन फ्लेक्सिबल नहीं है, टूट जाएगा। इनफ्लेक्सिबल, अगेन रिजिड है, ये भी लचीला नहीं है। इग्नोरेंट, तो फिर बच्चों को समझेगा कैसे अगर इग्नोरेंट है तो। फ्लेक्सिबल, जहां जरूरत हो परिवर्तन की तो वहां परिवर्तन कर सके। भाई इस तरह से समझ नहीं आ रहा, चलो ऐसे कर लेते हैं, मैं बहुत बार करती हूँ। अच्छा आपको 2 क्लास ज्यादा लग रही है यार, एक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। ये एग्जाम्पल से समझ नहीं आया, दूसरे से समझ लो, तो लचीलापन आवश्यक है। और देखो एक क्वेश्चन क्या कहता है ये, इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम, मिडिल स्कूल मतलब 6 से 8वीं के बीच में, एम्फेसिस शुड बी ऑन क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ, किस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट करने पे फोकस होना चाहिए, जो बच्चे के सेंटर में रखे बच्चे को। सिंपल है, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, कंपटीशन एंड इंडिविजुअलिज्म, ड्रिल एंड रोट मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन और बार बार रिपीट, फियर स्ट्रेस नहीं, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन चाहिए हमको, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं, कोलैबोरेटिव चाहिए, जहां सहयोग और सहकारात्मक सब एक दूसरे के साथ सीख रहे हो, ग्रुप में सीख रहे हो बच्चे, ए ऑप्शन। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स? जब आप नई अवधारणाएं, नए टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कैसे, कहां से कहां जाएं, पहले क्या पढ़ाएं बाद में क्या पढ़ाएं? ग्लोबल टू लोकल, यानी पहले दुनिया के बारे में बात करो फिर अपने आसपास के बारे में बात करो, जबकि उल्टा होना चाहिए। अगर आसपास का बच्चे को पता होगा अमेरिका थोड़ी घूम के आ गया है वो, आसपास से आप ग्लोबल जाइए, लोकल टू ग्लोबल जाना चाहिए ना कि ग्लोबल टू लोकल, तो ये गलत हो गया। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना चाहिए ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये भी गलत हो गया। भाई पहले मैं पेन दिखाऊं ना, फिर बात करूं ये किस तरह का पेन हो सकता है, इमेजिन करो। एब्स्ट्रैक्ट वो जो सामने नहीं है लेकिन जिसकी कल्पना करनी है, तो उल्टा होना चाहिए, सीए होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं ना कि एसी होता है। एप्लीकेशन बेस्ड टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बात सही है, नहीं 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 नहीं, जबकि कॉन्सेप्ट आप पहले बताओ फिर उसका एप्लीकेशन बताओ, ये उल्टा कर दिया इन्होंने, पहले एप्लीकेशन बताओ फिर कॉन्सेप्ट बताओ। एप्लीकेशन किसका? कॉन्सेप्ट का ही तो एप्लीकेशन होता है। फैमिलियर टू अनफैमिलियर, बिल्कुल सही बात है, परिचित से अपरिचित, इसमें हिंदी में उल्टा लिखा हुआ है, अपरिचित से परिचित नहीं, परिचित से अपरिचित, उल्टा, तो डी ऑप्शन, यानी जो जानता है, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिस चीज को जानता है, मान लो वो जानता है, जैसे मान लो किसी को पता नहीं होता, आज ही मैं किसी क्लास में हम बात कर रहे थे ना, ट्रांजिशन की मैं बात कर रही थी, तो मैं समझा रही थी कि ट्रांजिशनल पीरियड जो हम एडोलेसेंस में पढ़ते हैं, तो ट्रांजिशन का क्या मतलब है, तो हम नोन टू अननोन गए, क्या है नोन, क्या है, हमने एग्जांपल लिया किसका, वो वैम्पायर वाला, कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, हमने एग्जांपल लिया फिर कौन सा, वो अमरीश पुरी और श्रीदेवी वाली मूवीज का, कि कैसे वो एक स्नेक से, एक नागिन से वो क्या बनती थी, ह्यूमन बन जाती थी, और ह्यूमन से स्नेक, तो वो ट्रांजिशन है।
तो हम नोन लोकल चीज के पास गए जो हमारे पास है, ऐसे नहीं जो हमारे लिए अनफैमिलियर है उस पे नहीं, फैमिलियर। परिचित ज्यादा क्या है, जो हम आसपास देख चुके हैं, है ना, फैमिलियर टू अनफैमिलियर। तो हम एग्जाम्पल भी वैसे ही देते हैं जो बच्चे को समझ आ सके, जो परिचित हो जिससे वो, ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखें। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक मिनट रुको प्रियंका, ये बात मैं एक बार टीम में डिस्कस करा दूंगी, ये एकदम गलत तरीका है। हमसे तो कोई पूछता है तब हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल की, अपने आप तो हर टाइम ये नहीं करते रहते कि वहाँ आ जाना।